हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पर कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके के गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप हमारी टीम्स के साथ में अलग अलग विषयों को सीख रहे हैं और हम मिलते हैं अपने भौतिकी सब्जेक्ट के साथ। तो चूंकि हमने पूरे चैप्टर्स देख रखे हैं, पूरे रिविजन्स कर रखे हैं, हमने वन शॉट वीडियोस देख रखे हैं, हमने इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस देख रखे हैं, तो अब बारी आती है इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मतलब कि हमसे जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की और देखने की कि किस पैटर्न पे और किस फॉर्मेट में पूछी जाती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी बात से शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। आज है हमारे पास इस सेशन में गुरुत्वाकर्षण नाम का चैप्टर। पाठ 10 हमारे बुक के अकॉर्डिंगली आता है और ग्रेविटेशन के अंदर हमने बहुत कुछ चीजें जो पढ़ी हुई है, चूंकि एक तरीके का फोर्स डील करता है, एक तरीके का बल होता है, और हमने इससे जुड़ी बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रखा। तो जरा उनको अप्लाई करके देख लेते हैं कि भैया क्या हमने जो जो चीजें पढ़ा है वो होता है ऐसा, या हमसे नहीं बन पा रहा है अभी। तो अगर अभी भी आपको लगता है इन क्वेश्चंस को करने से पहले कि और आपको रिवीजन की जरूरत है, तो आप हमारे वन शॉट वीडियोस के ऊपर जाएं और वहां से आप देख सकते हैं, जो कि हमारे नीचे प्लेलिस्ट में आपको दिख रही होगी। उस लिंक से जाइए और हमारे वन शॉट वीडियोस, कंसेप्ट वीडियोस को देख करके दोबारा इस पैटर्न पे आइए, जहां पे आप अपने आप को एनालिसिस करने वाले हैं कि आप स्वयं को कितना जानते हैं, आपको कितना बन रहा है, ये एनालिसिस करने वाले। तो चलिए, अगर आपको यह सब कुछ आता है तो हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट्स में आंसर जरूर टाइप कीजिए, जिससे हमें भी पता चले, आपको भी पता चले कि आपने कितने आंसर सही किए। क्योंकि जो फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट आपको डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, सबकी। क्योंकि हमारे पेपर में सभी तरीके के प्रश्न आते हैं, तो हमने ये एक तरीके से एक क्वेश्चन बैंक के तरीके से तैयार किया है, जिसके अंदर आपको हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब जो जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो सेगमेंट है, ये जो वीडियो है, ये आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, या फिर आप सीबीएसई किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, उन सब में यह काम आने वाली है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि किसी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो भाई, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बोर्ड्स में आने के लिए है, सभी सेगमेंट्स में आने के लिए है, तो फिर हम शुरू कर लेते हैं इसको बिना देरी किए हुए अपने पहले पैटर्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। तो भैया, बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुका है। अब आपको क्या करना है? तो आपको पढ़ना है क्वेश्चन, मैसेज करना है हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कि भाई इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए शुरू कर लेता हूं मैं। आकाशीय पिंडों के बीच में बल लगता है। भैया, आकाशीय पिंड मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण को थोड़ी सी मैं आपको बात कर लूं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या? गुरुत्वीय आकर्षण। दो खगोलीय पिंड, दो द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं एक आकर्षण बल, इसी को कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। तो भैया, दो आकाशीय पिंड, दो खगोलीय पिंड जो है, एक दूसरे के बीच में कैसा बल लगाएंगे? तो भैया, ये दोनों जो लगाते हैं, क्या वो चुंबकीय बल लगाएंगे, क्या वो विद्युत बल लगाएंगे, क्या वो गुरुत्वीय बल लगाएंगे, या वो घर्षण बल लगाएंगे? तो भैया, जैसे आपने ये देखा है चुंबकीय बल, क्या ये दोनों आकाशीय पिंड है? तो कहेंगे नहीं भैया, ये आकाशीय पिंड तो नहीं है। विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती तो होता क्या? तो बोले नहीं भैया, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। तो क्या होगी इसका? तो भैया, इसका आंसर होगा क्या? गुरुत्वीय बल। चैप्टर का ही नाम है गुरुत्वाकर्षण, तो भैया हो गया इसका आंसर सी, गुरुत्वीय बल। अच्छा, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। 2 में क्या है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो भाई बात कर लेते हैं हम इस गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है भाई? गुरुत्वीय त्वरण को हम डिनोट करते हैं जी से। यह वह मान है जिससे किसी पिंड को छोड़ने पे, जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी की सतह पर हैं, हमने इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु को छोड़ दिया, तो यह वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी।
गुरुत्वाकर्षण बल ये था ना कि दो द्रव्यमान एक दूसरे को हमेशा ही आकर्षित करते हैं, और इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो भाई ये यहां पे ये द्रव्यमान जो है ये गिरेगा नीचे की तरफ, गति करेगा, तो गति करेगा तो क्या होगा? त्वरण। अच्छा, किसके कारण गति कर रहा भाई? तो गुरुत्व के कारण। किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। तो इसीलिए इसका नाम क्या कह दिया? गुरुत्वीय त्वरण। इसका नाम क्या कह लिया? गुरुत्वीय त्वरण। तो भैया चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? तो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी से, चंद्रमा पर हमारी पृथ्वी से 1/6 गुना होती है। तो कितना हो जाएगा? G/6, है ना? ये हमने क्वेश्चंस देखे हुए हैं, हमने इस तरीके को पढ़ा भी हुआ है कि पृथ्वी पर जो भार होता है उसका 1/6 टाइम हो जाता है चंद्रमा पे। मतलब क्या भाई कि पृथ्वी पर अगर 60 किलो का आदमी है तो उसको डाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है? चांद पे बस चले जाना है भाई। 10 किलो का हो गया, होगी ना बात खत्म, है ना? आपको किसी तरीके के मोटापे एंड ऑल ये सब मिथ्या है भाई, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना? क्या करना है भाई? गलत ग्रह पे है, बस इतना ही अंतर है। कोई डाइट की जरूरत नहीं है, बस किसकी जरूरत है भाई? आप जो है वो गलत ग्रह पे हैं। इस ग्रह पे होना ही नहीं था ना भैया, चांद पे चलते हैं। वहां हमारी वेट कितनी हो गई? तो वहां भैया हम हो गए कितने के? तो भैया 60 किलो के नहीं, 10 किलो के। ठीक है ना? बढ़िया, खुश। अब क्या चाहिए? अंडरवेट हो गए अपन तो, है ना? तो भाई सिंपली क्या याद रखेंगे? 1/6 हो जाता है ना? 1/6 गुना हो जाता है। तो चलिए भैया ये हो गया G/6। चलिए आंसर्स बिल्कुल भाई नीचे कमेंट्स में आप डालते चले जाइए। थर्ड डालिए जल्दी से आंसर, इसको देखते से आंसर करनी है हमको। क्या जी का मान क्या होता है? जी का जो समांतर, जो जी का एवरेज वैल्यू है हमारी पृथ्वी पर, वो कितनी होती है? क्या 9.8 मीटर सेकेंड? तो भैया देखिए इसमें 9.8 9.8 9.8 तो सब में दे दिया। मतलब एक चीज तो सभी बच्चों को याद रह जाती है, वो क्या? 9.8। तो इसमें आपसे जजमेंट इस बात की लेनी नहीं, आपको इस पॉइंट पे असिस्ट ही नहीं करना कि आपको इसकी वैल्यू नहीं आती, क्योंकि आपको आती है। आपको असिस्ट करनी है त्वरण के ऊपर। किसके ऊपर भाई? त्वरण। अब क्या है, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण है, मान तो 9.8 हो गया, इकाई क्या होगी? पूरा गेम किसके ऊपर चल रहा है? इकाई के ऊपर। तो त्वरण की इकाई क्या होती है भाई? तो त्वरण हम समझते हैं, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। अब वेग बटा समय के लिए अगर हम बात करते हैं तो वेग की इकाई क्या होती है? या फिर और थोड़ी सी बात ही कर लेता हूं। वेग को अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? आप लिखते हैं विस्थापन बटा समय अपॉन में एक चल रहा है समय। अब ये क्या हो गया भैया? तो ये हो गया विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। लो भैया हो गया। अब बताइए इकाई क्या होगी? तो भैया आप कहेंगे विस्थापन जो है ये तो हमने मीटर में नापी थी। तो भैया आपने नापी नहीं थी, होती है मीटर। और समय को तो बोले भैया सेकंड में नापी थी, तो सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मतलब डिस्टेंस, ये जो वैल्यू थी 9.8, इसकी कोई लड़ाई नहीं थी। किसकी थी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या यही है क्या? तो बिल्कुल हाँ। ये देखिए इसमें क्या गलत है? यहाँ पे प्रति नहीं लिखा है तो ये गलत हो गया। यहां पे मीटर सेकंड लिखा है, स्क्वायर नहीं लिखा है, तो ये गलत हो गया। ये मीटर सेकंड गुणा कर दिया भैया, हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भैया घोंट जाइए इस बात को, सारी यूनिट्स को। और अगर जिनको भी इसमें दिक्कत आती है फॉर्मुलेशंस बनाने में, तो भैया जो हमने बात करी है किसकी? गति चैप्टर जो पढ़ा है, गति का आपको वन शॉट गति का आपको मिल जाएगा कंसेप्ट वीडियो। आप उसके ऊपर जाइए नीचे प्लेलिस्ट से और देखिए इसको और अपने को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं चाहिए मुझे। इस बात के लिए थोड़ी बहुत भी जगह नहीं छोड़नी कि भाई नंबर कम इस वजह से आए कि हमको ये समझ में ही नहीं आया। भाई ऐसी कोई जरूरत ही नहीं ना, कोई दिक्कत ही नहीं आनी ना भाई, आपको समझ में आएगा ही आएगा। आप जाइए देखिए, आपको 110% ये पूरी चीजें समझ में आने वाली है। भाई बढ़ूं मैं अपने अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में। और जो भी लोग सही आंसर्स कर रहे हैं कमेंट्स में, उनके लिए भैया थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जी और जी में संबंध, है ना? जी और जी में संबंध। तो क्या होता है भैया ये जी और ये जी में संबंध? ठीक है, तो भैया कर लेते हैं। ये जी और ये जी, है ना? ए जी ओ जी, और कौन से जी? तो और भैया जी ये किसका? आओ देखते हैं। ये जी कौन सा? ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको कहते हैं भाई? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसको। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब हर जगह कांस्टेंट होना है ये। और ये जो जी होता है ये होती है हमारी गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है?
गुरुत्वीय त्वरण। अब बारी होती भैया ये दोनों जी तो अलग है ना, कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी अलग है, तो भाई क्या करें, कैसे पता चलेगा क्या होना इनके वैल्यूज। तो एक काम कर लेता हूं मैं, जरा आपको इसकी वैल्यूज निकाल करके दिखा देता हूं। F इज इक्वल्स टू होता है भैया mg, और यही F दो पिंडों के लिए होता है क्या, G m1 m2, या फिर कैपिटल M स्मॉल m लिख लेता हूं मैं, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन G अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों किसकी, फोर्स की वैल्यू है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो आपको मिलेगा क्या, mg इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। चलिए यहां पे कैपिटल R हमें ऑप्शन में दिया तो मैं भी इसको कैपिटल R लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे भाई दोनों तरफ इक्वल्स टू के ये m और m दिख रहा है, काट दो, काट दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो जी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम, जी आर इक्वल्स टू जी एम। तो क्या कोई ऐसा आंसर है क्या हमारे पास, तो भाई मेरे को तो दिख रहा है ये फर्स्ट वाला आंसर, जी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम। आसान है, ये याद भी रखेंगे। ये तीनों गलत है भाई, इन तीनों में कोई रिलेशनशिप मेरे को देखने को नहीं मिली। ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है भैया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये यहां पे ये जो आता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये जो जी है ये जो वेट निकाल रहे थे तब त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जिससे कि पृथ्वी किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चलिए आंसर ए, चलिए भैया सही है, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, जी का सर्वाधिक मान कहां होता है, जी जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है। तो जी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के पीछे एक सीधे सिंपल सी बात यह है कि हम कहते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसी है, थोड़ी ज्यादा ही चपटी बनाई है मैंने ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो इसको मैं एक तो ऐसे काट देता हूं, एक ऐसे। अब क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं हम क्या, ध्रुव, इसको क्या कहते हैं हम, ध्रुव, और इसको क्या कहते हैं हम, अक्ष। ये पोल्स हो गए और ये इक्वेटर्स हो गए। ठीक है, ये ध्रुव हो गया और ये अक्ष हो गए। तो इलिप्स का दीर्घवृत्त कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, ये दीर्घवृत्त है ना, ये थोड़ा सा सुनेंगे, ये दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, एक ये कहलाता है माइनर एक्सिस और ये कहलाता है मेजर एक्सिस। मतलब क्या, इसका अगर आप y अक्ष देखेंगे तो ये छोटा है और इसका x अक्ष देखेंगे तो बड़ा है। तो भाई वैसे ही पृथ्वी भी कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी कैसी है, दीर्घवृत्ताकार। और दीर्घवृत्त में क्या होता है कि ये जो अक्ष होते हैं ये केंद्र से ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं और ये जो ध्रुव हैं ये केंद्र से कम दूरी पर स्थित है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी जो होता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी जस्ट हमने निकाला था ये वैल्यू, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक बात समझ में आती है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब आप दूरी बढ़ाएंगे तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कम होगा। मैं लिख दे रहा हूं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। अब आपने दूरी का वर्ग मतलब आपने दूरी बढ़ा दी, चलो भैया दूरी को आपने बढ़ा दी तो आपके जी का मान क्या हो जाएगा, कम। और अगर आपने आर को कम रखा तो जी का मान हो जाएगा ज्यादा। आप बताइए कहां कम और कहां ज्यादा, तो मैं इसको लिख लेता हूं कैपिटल आर, इसको लिख लेता हूं स्मॉल आर। तो आप बताइए ध्रुव पे मैं करूंगा तो जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जब अक्ष पे करेंगे तो यही आ जाएगा जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ ऐसा कह सकते हैं कि इसको जी ध्रुव, ध्रुव को डी लिख दो, जी डी, और ये क्या है भाई, तो ये है अक्ष ए लिख लेता हूं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर दूरी बड़ी है, मतलब यहां पर दूरी बड़ी है, इसका मतलब ये जी ए कम होगा, मतलब जी ए कम होगा जी आर से। या कुछ यूं कहूं कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कहां, अक्ष पर, ये कम होगी गुरुत्वीय त्वरण कहां, ध्रुव पर से। ये याद रख लेंगे जानबूझ करके, इसमें मैंने पूरी बातें आपसे डिस्कस कर ली है क्योंकि भाई इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए, तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ चुकी है। हम करते हैं इसके आगे बात कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ध्रुवों पर। कहां दिख रहा है ना, ध्रुवों पे। समानता कहां पे ज्यादा होगी भाई, ध्रुवों पर इसका मान ज्यादा होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा, है ना।
10 kg। अब एक यहां पे बात भाई, हमने एक चीज पढ़ी है इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस में कि क्या होता है, तो भाई हमने कहा था कि भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज है। भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज है। भार क्या है भाई, ये पृथ्वी के सतह के ऊपर यहां कहीं पर भी किसी वस्तु को रखेंगे तो ये गुरुत्वीय बल के कारण अपने केंद्र की तरफ उसे खींच रही है। ये खींचना एक तरीके का बल है, तो यही बल क्या कहलाता भैया, भार। और द्रव्यमान क्या है भाई, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, जो इसके अंदर जिस मटेरियल से ये बना हुआ है वो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। तो भाई यहां पे कह रहा है 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा। तो भाई ये केजी में जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मास। ये दिया हुआ है आपको द्रव्यमान। आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है भार। भार क्या होती है भैया, बल। भार एक तरीके का बल है। भार का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो m इंटू जी, द्रव्यमान इंटू त्वरण। आप कहेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है, तो भाई मैं अभी तो बोल ही रहा हूं ना कि द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या, बल। कौन सा बल भाई, वही गुरुत्वीय बल। कौन सा बल, गुरुत्वीय बल, जिससे खींच रही, इसी को कहते हैं भार। तो भाई एक सीधी सिंपल सी बात, यहां पर 10 kg है ना, 10 kg मतलब मास को रख लीजिए आप 10, मास दिए गिवन है, द्रव्यमान गिवन है कितना, 10 kg। अब आप कहेंगे भाई कि अगली वाली वैल्यू जी का मान क्या होगा, ये कौन है, गुरुत्वीय त्वरण। ये कौन है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना भाई, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भैया हम घर से याद रख के जाएंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बिल्कुल घर से याद होना चाहिए भैया, क्या, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उठाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, अब मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं भैया, आपको बन चुका है आंसर। क्या ये कितना हो जाएगा, 980, दशमलव लगा दीजिए यहां पे, तो 98 क्या यूनिट क्या होगी, तो भाई ये भार है, क्या केजी होगी या न्यूटन होगी, तो आप कहेंगे भैया इसकी यूनिट होगी न्यूटन। जो इसका भार आएगा वो क्या होगा, न्यूटन। तो आई थिंक ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9.8 न्यूटन हो नहीं सकता क्योंकि मल्टीप्लाई किया है, तो ये न्यूमेरिकली ये दोनों गलत हैं और ये जो है यूनिट गलत है। तो आंसर इज सी, 98 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आया है पूरा। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। एक 15 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर कितना भार होगा। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया, यहां पर बात कर रहे हैं 15 kg का द्रव्यमान है ना। तो 15 kg का द्रव्यमान मतलब ये लिख लेता हूं मैं, द्रव्यमान मास इज इक्वल्स टू कितना भाई, तो ये है हमारा 15 kg। ठीक है, अब वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर कितना भार होगा। भाई ये पूछ रहे हैं, ये यहां पे रखी हुई है, आप मान के चलिए यहां पे, ये केंद्र पे, मैं कलर चेंज करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये केंद्र पे यहां पे रखा हुआ कितना, 15 kg। तो आप मुझे बताइए यहां पे भार कितना, तो चलिए कैलकुलेट करके मैं बताता हूं आपको। आप अगर यहां पे बात करेंगे सेंटर पे, तो सेंटर पे जो त्वरण है उस त्वरण का मान हो जाता है 0। सेंटर पे त्वरण का मान 0। कैसे भाई, क्योंकि आपको वेट निकालना था ना, भार बराबर अभी आपने बताया मुझे क्या कि mg, तो m का मान कितना 15, g का मान 0, तो कुल मिला के कितना आ गया ये 0 न्यूटन। अब कहेंगे g क्यों 0, तो चलिए थोड़ी और पीछे चलते हैं। g इज इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, gm अपॉन आर स्क्वायर, ये g तो कांस्टेंट है, चलिए ये g कांस्टेंट हो गया, me जो है मास ऑफ अर्थ हो गया। ये r के लिए क्या करेंगे, r जो थी ये क्या थी, त्रिज्या। r क्या थी, त्रिज्या, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या। अब आप कह रहे हैं कि भैया मैं तो पहुंच गया यही केंद्र पे, कहां पहुंच गया मैं, केंद्र पे। जब आप केंद्र पे पहुंच गए तो त्रिज्या का मान कितना हो गया, 0 ना। ये अगर यही 15 kg का वस्तु यहां पे रखा होता, अगर सेम 15 kg का जो वस्तु है अगर इसको यहां पे आपने रखा होता तो यहां से त्रिज्या था r था, लेकिन जब आप यहीं पहुंच गए तो आपने r के मान को कितना कर दिया, 0। ये r का मान हो गया 0। आप यहां पुट कीजिए 0, g इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। अगर ये g इक्वल्स टू 0 आ गया, यहां पे g इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जो आपने ये रिलेशनशिप बनाई है सही है। यहां पे जो वेट जो होगा उसका कितना होगा, 0, वेटलेस होगा भाई, वहां पे उसके अंदर कोई वेट नहीं होगा। और यही एक बहुत अच्छा सा आंसर भी था कि द्रव्यमान कभी किसी चीज का 0 नहीं हो सकता, लेकिन वेट उसका 0 हो सकता है। अगर वो केंद्र पे चला गया तो उसका वेट 0 हो गया, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं, वो जिस चीज से मिलकर बना था वो उतना ही रहेगा। तो आंसर इज सी, दैट इज 0।
0। याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पूरा सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे आने वाले वर्षों में भी ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले इस तरीके के प्रश्न। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भाई भार का एसआई मात्रक अब तो सीधे सीधे डील कर लेंगे ना। वेट जो था, भार जो था, अभी से मैं बात करते आ रहा हूं, ये क्या था? बल था ना, है ना? क्यों? क्योंकि ये क्या होता था? mg। mg मतलब क्या? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो भैया इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई हो जाएगी न्यूटन। ठीक है ना? क्या हो जाएगी? न्यूटन। अगर कोई कहता है 1 न्यूटन, तो भैया ये क्या होती है? केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर 1 केजी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कहां से मैं लेकर के आ रहा हूं? तो भैया ये द्रव्यमान केजी, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं मैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन। 100 केजी, है ना, 100 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो भाई केजी देखते रहिए, केजी केजी जहां दिख जाए ये क्या होता है? ये द्रव्यमान है। ये क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान दे दिया भैया 100 केजी। अच्छा, और जी मुझे घर से पता है, ये होता है 9.8। क्यों जी पता है भाई? क्योंकि वेट जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? mg। m कितना हो गया भैया? 100। g कितना हो गया? 9.8। अब क्या करेंगे? कर दीजिए मल्टीप्लाई, 98 100, 1 0 पीछे डेसिमल, तो कितना? 980 न्यूटन। 980 न्यूटन। क्या ऑप्शन है? तो बिल्कुल है भैया, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ रहा है और ये पूरा बन भी रहा है, क्योंकि हमने पूरी तैयारी पूरी कर रखी है, तो बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, तरल में डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल कहलाता है। जब किसी चीज को किसी तरल में डुबाते हैं, है ना, किसी लिक्विड के अंदर अगर आप डुबाते हैं, एक आपने ऐसा लिया और आपने ये पूरा लिक्विड है, इसके अंदर आपने एक बॉल को डुबा दिया, तो जब आप इस बॉल को डुबाएंगे तो इस बॉल के ऊपर चारों तरफ से ऐसा बल लगता है, और चारों तरफ से लगने वाला बल, इस पे लगने वाला चारों तरफ से बल हमेशा ही कैसा लगता है भैया? इसके लंबवत। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि भैया उसको क्या कहते हैं? लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो लगने वाला बल उत्प्लावन बल। जो उसके ऊपर बल लगेगा, जब अपन बात करते हैं ऐसा उत्प्लावन बल की, भाई हमने इसको डुबा दिया, पानी के अंदर डुबाया, चारों तरफ से डुबा हुआ है, तो इसने जितना पानी हटाया ऊपर की तरफ क्या लगने लगेगा? एक बल काम करेगा। इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल, जिसी के कारण क्या होता है भाई? वस्तु हल्की महसूस होती है। जैसे एक मग में पूरा पानी भर लीजिए और मग में भरा हुआ पानी के अंदर ही बाल्टी में उठाए तो आपको हल्की महसूस होती है, लेकिन पानी की सतह से जैसी बाहर आती है भारी महसूस होने लगती है। तो क्यों? क्योंकि तरल में डुबोने पर ऊपर की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। चलिए आगे बात करता हूं मैं, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल। देखिए, किसी वस्तु की जब सतह के लंबवत की बात आएगा ना, ये लंबवत वर्ड जैसे ही जुड़ेगा तो ये जो बल है वो कहलाने लगेगा क्या? प्रणोद। क्या कहलाने लगेगा? प्रणोद। हमने ये पूरी की पूरी अगर आप देखेंगे तो ये डेफिनेशन ही है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं हम क्या? प्रणोद। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम कहते हैं क्या? प्रणोद। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है सिंपली। चलिए तो भैया बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सीधे सीधे मतलब पढ़ो और आंसर करो टाइप्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और हमको डेफिनेशंस याद है। क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। भाई एक ऐसा पेज है, मान लीजिए वो एक क्षेत्रफल है, इसका कितना? 1 स्क्वायर मीटर, है ना, 1 स्क्वायर मीटर। इसके ऊपर लगने वाला जो, मान लीजिए एयर प्रेशर की बात कर लेते हैं, एयर ने जो बल लगाया, एयर ने जो प्रणोद इसके ऊपर लगाया हुआ है, उस प्रणोद के कारण जो ये मतलब एकांक क्षेत्रफल पे जो प्रणोद लग रहा है, इसको क्या कहेंगे? तो भैया इसको कहते हैं हम दाब। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम दाब। एकांक क्षेत्रफल पे जैसे ही बात कर ली जाएगी आपसे प्रणोद की, मतलब परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स की, ये प्रणोद कहने से क्या मतलब हो जाता है कि इसके ऊपर लगने वाला बल सभी कैसा? लंबवत, परपेंडिकुलर। तो भैया वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दाब। ये भी देखिए ये सीधे डेफिनेशन है, ये सीधे सीधे क्या है भाई? ये सीधे सीधे डेफिनेशन है। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तब गुरुत्वीय बल, है ना, हमने एक बॉल लिया और ऊपर फेंका, क्या आप एनालाइज करते हैं इसमें? जरा देखिए,
गति की दिशा के विपरीत काम करती है। गुरुत्वीय बल जो है वो आपकी बॉल जिधर जितनी ऊपर जा रही है उसके विपरीत कार्य करती है, गति की दिशा में कार्य करती है। मतलब जिधर आपने बॉल फेंका उधर ही गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाता है भाई, गुरुत्वीय बल जो है अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो शून्य हो जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ता है। तो भाई आपको क्या समझ में आता है, आपने एक बॉल लिया, आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो जब ये यहां कहीं पे पहुंचा होगा तो इस समय इसके पास क्या काम कर रहा होगा, तो आप कहेंगे भैया इस पे जब ये सतह पे था तब भी इस पे mg नीचे काम कर रही थी, जब ये ऊपर सतह से चला गया तब भी इस पे mg क्या करेगी, नीचे की तरफ काम करेगी। मतलब ये जो गुरुत्वीय बल है ये किधर काम करेगा, हमेशा नीचे की तरफ खींच रहा होगा। अगर इसकी दिशा में काम करता ना तो हमने एक बॉल को ऐसे धीरे से उचकाना था, वो बॉल भैया बाहर ही निकल जाती है हमारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, बहुत ऊपर चली जाती, क्योंकि दिशा में कार्य नहीं करता। अधिकतम ऊंचाई पर शून्य, भाई आप है ना इस बॉल को यहां तक ले आ दिए तो इसकी जो गुरुत्वीय बल है उसका मान 0 हो जाएगा ना। अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग शून्य जरूर होता है। हमने एक बॉल फेंका, उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, कमी आ रही है, कमी आ रही है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन भैया बल 0 ना, बल क्यों 0 होगा, ऊपर की ओर बढ़ती है, नहीं भैया ये भी नहीं है। क्या है, पहला ही ऑप्शन सही है, गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। बॉल आपने ऊपर फेंकी है और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 पर। 14 क्या कह रहा है भाई, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो वस्तु का वेग क्या होता है। अभी जैसे हम डिस्कस ही कर रहे थे इसको, है ना, और ये हमें क्वेश्चन मिल भी गया। क्या होता है भाई, तो हमने जब किसी वस्तु को फेंका ऊपर की तरफ तो ये वस्तु के पास एक प्रारंभिक वेग होगा u। क्या होता है भाई, इसका प्रारंभिक वेग। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ ये कि जब ये वस्तु ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उस पर कंटिन्यूअसली g, ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। अब चूंकि ये वस्तु ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये त्वरण नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसको मैं कह लेता हूं मंदन। भाई ये रोकेगा ही ना, जो वेग होगा उसमें क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो ये वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इसके वेग में कमी आती जाएगी और फाइनली जब ये पहुंच जाएगी अपने मैक्सिमम हाइट पे, मान लीजिए ये पूरा यहां से यहां तक का हाइट h मैक्स है, ये h मैक्स कह देता हूं, तो यहां पे जो v होगा, v मतलब क्या, अंतिम वेग, ये हो जाएगा कितना, 0। क्योंकि भैया अब यहां रुक जाएगी, रुकने के बाद फिर क्या करेगी, फिर वो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगी, मुक्त पतन होने लगेगा उसका। तो क्या कहेंगे भाई इसको, अंतिम वेग कितना होगा, 0। अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ली जाए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 कहां होता है। तो भाई गुरुत्वीय त्वरण की बात करें ना तो सबसे पहले ही तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, Gme/r²। अब आपको पता है इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। g की वैल्यू जो होती है ये कांस्टेंट होती है भाई 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ 0 नहीं हो सकता, मास कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो me जो है ये भी 0 नहीं होगा। बचा कौन, ये r। अगर मैं इसमें r को कर दूं 0 तो ये पूरा g का मान कितना हो जाएगा, 0। अब कहेंगे ये r0 का मतलब क्या, अगर मैंने कर दिया त्रिज्या 0, त्रिज्या 0 का मतलब कहां पहुंच गए, केंद्र पर। अर्थात पृथ्वी का जो केंद्र है इसके केंद्र पे पहुंच जाऊंगा मैं, तो यहां पर त्रिज्या हो जाएगी 0, और जब त्रिज्या 0 हो जाएगी तो इस g का मान भी कितना आ जाएगा, 0। अर्थात पृथ्वी के केंद्र पे अगर मैं पहुंच जाऊं तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का कोई भी मान नहीं लग रहा होगा। चलिए चेक भी कर लेते भाई, तो यहां डी ऑप्शन करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा भाई जब किसी वस्तु को विरामावस्था से नीचे गिराया जाता है तब गति के द्वितीय समीकरण क्या होगा। तो क्या होगा भाई, तो पहले तो गति का द्वितीय समीकरण लिख लेते हैं, s = ut + ½ अब भाई जब कभी हम बात करते हैं ऊंचाई के केस में, हाइट के केस में, तो ये जो s है ये विस्थापन था, इस विस्थापन को परिवर्तित कर देते हैं किससे, हाइट से। हाइट मतलब ऊंचाई से, तो भाई ऊंचाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये h हो गया। उसी प्रकार ये जो त्वरण था इस त्वरण को भी रिप्लेस कर देते हैं गुरुत्वीय त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण से। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है भाई, तो ये होता है g। अर्थात s कन्वर्ट हो गया h में और a कन्वर्ट हो गया g में। क्लियर इतनी सी बात। अब इन दोनों को चले रिप्लेस कर देते हैं जरा। तो रिप्लेस करने पे क्या मिला मुझे, h = s की जगह h,
h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या करें भाई, तो अब मुझे यह करना है कि इसमें एक और इनपुट दिया गया था कि वस्तु को विरामावस्था से, मतलब रेस्ट कंडीशन में वो छोड़ रहे हैं, तो रेस्ट कंडीशन मतलब प्रारंभिक वेग रेस्ट है, मतलब यू कितना है, 0। शुरुआत में रुकी है ना विरामावस्था में, तो भाई क्या कर लेंगे, यू को 0 कर दीजिए, तो क्या बचा, h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। भाई ये यू टी वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0, तो आंसर इज सी, है ना। फर्स्ट तो भाई ठीक था, ये मेन इक्वेशन आई थी, मेन इक्वेशन है ना। सेकंड में माइनस जी टी कह रहा है, तो माइनस जी टी कब कहेंगे भाई, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो h इक्वल्स टू लिखता मैं यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कारण क्या है भाई, तो ऊपर फेंकते समय इसमें मंदन होता है ना। जो त्वरण हो रहा नीचे आते समय वेग बढ़ेगा, अगर ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा, तो ये माइनस जी टी होता है उसके केस में। तो क्लियर है। फर्स्ट तो इक्वेशन थी मेन, इसमें यू टी की वैल्यू 0 होनी थी। सेकेंड क्या थी, जब वस्तु को ऊपर फेंकते तो ये इक्वेशन होती। थर्ड इज द आंसर, क्योंकि यू की वैल्यू 0 हो गई। चेक करते हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, मतलब पृथ्वी पर 10 है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो भाई एक सीधी सिंपल सी बात, जो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर g/6 होता है। चंद्रमा पर कितना होगा भाई, g/6। तो g/6 करके देख लेते हैं। तो g/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, g की वैल्यू कितनी, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गिवन है। चंद्रमा पे इसका 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा फर्स्ट 1.66। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 18 के ऊपर। एक वस्तु का हवा में भार 10 न्यूटन है, मतलब हवा में भार जो है 10 न्यूटन है। जब वस्तु को पानी में पूरी तरीके से डुबाया जाता है तो इसका भार 8 न्यूटन हो जाता है। वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। तो भाई इसके लिए एक प्रिंसिपल पढ़ा है, एक सिद्धांत पढ़ा हुआ है। वो सिद्धांत कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई कि आप जितना लिक्विड हटाएंगे उसी के वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, उसी के भार के बराबर ऊपर की तरफ एक बल लगता है। भाई हमने ये लिया एक लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, एक वस्तु को इसके अंदर डुबा दिया। अब वस्तु को डुबाएंगे तो ये वस्तु क्या करेगा, पानी को ये विक्षेपित कर देगा, पानी को क्या करेगा, हटाएगा। अब जिस अमाउंट का पानी इसने डिस्प्लेस किया है ना, क्या होगा, जो अमाउंट जो होगा, है ना, अमाउंट क्या, मैं तो ऐसा लिख देता हूं, जो भार होगा, भार विस्थापित जल का, भार किसका, विस्थापित जल का बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा इसमें लगने वाले उत्प्लावन बल के। जो ऊपर की तरफ बल कार्य करता है इसको क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। तो कितना होगा भाई, अब वो 8 किलो लग रहा है, 2 किलो हल्का लग रहा है, तो 2 किलो का भार, 2 न्यूटन का भार बेसिकली कौन लगा रहा होगा, ऊपर, 2 न्यूटन का भार ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। ठीक है, चलिए यहां तक हम कवर कर चुके हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में आंसर्स को। ठीक है, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने को देखे जाते हैं। हमने जैसा कि चर्चा कर रखा है कि ये सभी तरीके के, सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये अगला पैटर्न है हमारे पास, वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आंसर करना है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ से टूटा फल कहां आता है भाई, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पेड़ से टूटा हुआ फल होगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। कहां आएगा, नीचे। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, दो पिंडों के बीच में कौन सा बल लगता है, तो दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब तो आपको पूरा बन रहा होगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, थर्ड, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, अभी किया हम लोगों ने। पृथ्वी पर अगर g है तो चंद्रमा पर यह हो जाता है कितना, g/6। कितना हो जाएगा, g/6, 1/6 टाइम्स होता है भाई। अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है ना, पृथ्वी की जो त्रिज्या है इसके लिए एक मान है, जो वैल्यू है उसको पुटअप करने की जरूरत है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू होती है ये
6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, अगला बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है ना, तो ये एक तरीके का क्षीण बल है, या फिर आप और भी इसमें आंसर लिख सकते हैं। अगर हम इसकी जगह क्षीण की जगह पर हम लिखना चाहें कि भैया एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है, मतलब ये जिसमें अस्पर्शी बल है, ये अस्पर्शी बल है, इसको टच करने की आवश्यकता नहीं होती, बाहर से भी लगा सकता है। दाब का मात्रक लिखे तो दाब क्या होता है भाई, तो दाब जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल है ना, या प्रणोद बटा क्षेत्रफल लिखते हैं इसको। तो बल ही है बेसिकली, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी के आंसर्स आपको दिख रहे हैं। चलिए, आई होप ये इतनी सी बात क्लियर है। हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न अगले पैटर्न के ऊपर। बेसिकली अगला जो हमारा पैटर्न है वो सही जोड़ी मिलाने का है ना। अब सही जोड़ी मिलाने के लिए भाई सिंपल सी बात समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तरीके की गलती करते हैं, ऐसा उठा करके ऐसा जिगजैग क्रिस क्रॉस ऐसा कर देते हैं भाई, बाद में एग्जामिनर को कुछ भी नहीं समझ में आता। तो क्या करेंगे, तो आप बकायदा इसमें दो सेट्स बनाएंगे, मतलब सेट ए, इधर साइड में सेट बी, बीच में एक लाइन दीजिए या फिर लाइन मत दीजिए, आप तो सिंपली यहां पर लिखिए कि भैया फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का आंसर लाइक सी है तो फर्स्ट का सी, सेकंड का बी है तो भैया सेकंड का बी, ऐसा करके। तो ये थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि देखिए मेन मार्क्स आपके आने हैं किसके ऊपर, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जितना बेहतर होगा ना उतने अच्छे मार्क्स हम कवर करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम फटाफट इसकी वैल्यूएशंस। जी का सर्वमान्य मान है, मतलब कैपिटल जी का जो मान है वो कितना होता है। तो कैपिटल जी का जो मान होता है वो कौन है भाई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी का एसआई मात्रक, देखिए अगले में पूछ ही लिया गया आपसे कि जी का एसआई मात्रक ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर लेता हूं भाई। F इज इक्वल्स टू जो होता है वो क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। मुझे ये जी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, जी m1 m2 अपॉन एफ डी स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसमें बात करना चाहूं कि भाई अगर मैं इसमें एफ डी स्क्वायर के लिए, तो एफ डी स्क्वायर कैसे मिलेगा मुझे, एफ डी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा यहां पे एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 के रूप में। तो लिख लेते हैं इसको एफ डी स्क्वायर। अब क्या करें भाई, तो g इज इक्वल्स टू हो गया हमारा एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब ऐसे क्लियर है, फोर्स की क्या हो जाएगी न्यूटन, डी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे क्या भाई तो केजी स्क्वायर, ये मास इंटू मास केजी स्क्वायर, तो यहां से आता है ये यूनिट, ठीक है। तो हो गया भाई g का एसआई मात्रक d न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं 1 किलोग्राम बल। 1 किलोग्राम बल की अगर बात करते हैं तो होता क्या है भाई, बल F इज इक्वल्स टू होता है हमारा mg, है ना। m का मान कितना 1 आ गया और g का मान कितना होता है भाई, तो 9.8। अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8, मतलब E 1 किलोग्राम में E। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर हमारे यहां का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन C। अच्छा, इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये किन्होंने कवर किया था भैया, तो ए न्यूटन ने, ठीक। चलिए, तो ये हो जाते हैं हमारे पूरे आंसर्स। अब क्या करेंगे भाई, तो अब हम कवर कर देते हैं इसके अगले सेगमेंट में अगले कुछ पैटर्न्स को। तो अगला जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा रिक्त स्थान, है ना, खाली जगहों को भरें। तो इसको शुरू कर लेते हैं हम फटाफट। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक, है ना, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो जी था उसका एसआई मात्रक अभी हम कैलकुलेट करके लेकर के आ रहे, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये अभी कैलकुलेट होकर क्या। अगला, ध्रुवों पर जी का मूल्य होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मूल्य होता है। तो हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है कि भाई हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, इलिप्टिकल शेप में, है ना, ये एक दीर्घवृत्ताकार शेप में ऐसी चपटी, है ना। तो अब एक बात बताइए, यहां पर ये इसको कहते हैं क्या भाई, इसको कहते हैं हम अक्ष, या फिर अगर कहें भूमध्य रेखा जो है ना। और ये हो गए हमारे क्या पोल्स। तो ये जो पोल्स है यहां पर त्रिज्या कम है और यहां पर जो त्रिज्या है वो ज्यादा है। तो g का जो मान होता है, g इज इक्वल्स टू होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको पता है g जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आर स्क्वायर के।
दूरी अगर बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, ये विषुवत पे यहां पर दूरी का मान क्या हो गया, बढ़ गया, तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब पोल्स पे बात करेंगे तो यहां पर दूरी क्या है, कम है, तो जी का जो मान है वो अधिक होगा। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक और यहां पर कम होता है। ठीक है, रीजन आपको समझा दिया मैंने। अगला बढ़ते हैं। अगला जो है भाई, अगला क्या कह रहा है, थर्ड, यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी को दोगुना कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाता है। दूरी को क्या किया है, दोगुना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी सेम फॉर्मूला लिख लेते भाई, F इज इक्वल्स टू होता है Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये बाकी वैल्यू सेम है, सिर्फ और सिर्फ किसको, डी को क्या करे, दोगुना। तो चलिए कर देते हैं। तो जो नया निकलेगा उसको मैंने मान लिया कि भैया जो नया निकलेगा उसको एफ डैश कहूंगा। तो ये एफ डैश हो जाएगा हमारा Gm1m2। भाई इसमें कोई परिवर्तन करने नहीं बोला था तो वैसे ही रख दिया। जो d था इसको क्या करना था, दोगुना, तो 2d, तो इसको कर देता हूं मैं 2d का स्क्वायर। नाउ द टर्म इज Gm1m2 अपॉन d इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगा, ये 4d स्क्वायर। अल्टीमेटली इसको लिखूंगा तो 1/4, और इसके बाद का जो बचा हुआ टर्म है, ये अगर देखेंगे ये इतना सा टर्म, ये जो रेड में कवर करो, Gm1m2 अपन डी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो रहा है भाई, तो ये f के बराबर, मतलब f डैश इज 1/4 ऑफ f। तो मतलब क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 गुना हो जाता है ना, 1/4 गुना हो जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, तो भाई ये तो वैल्यू तो दे ही दी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको वैल्यू लिखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 1 kg है, उसका भार कितना होगा, है ना, द्रव्यमान 1 kg है तो उसका भार कितना होगा। तो भार क्या होता है भाई, F इज इक्वल्स टू mg 1 इंटू 9.8, मतलब आंसर विल बी 9.8। तो 9.8 है ना, उसका भार कितना हो गया भाई, 9.8 kg, सॉरी 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन। चलिए आंसर्स में आज कर लेते हैं। तो आंसर्स भाई हमको मिल चुका है, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, अधिकतम न्यूनतम, मतलब इसमें अधिकतम होगी, यहां पे न्यूनतम, कम ज्यादा जो लिखा था अपने 1/4 1/4 हो जाता है, 6.67 इसकी वैल्यू, और 9.8 हो जाती है। चलिए सत्य असत्य की बात करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं क्या क्वेश्चंस में, कि भाई हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहां पे, करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चंस है। तो क्या है भाई, जी का मान हेनरी केवेंडिश ने ज्ञात किया था, भैया नहीं, इन्होंने नहीं किया था जी का मान, तो ये हो गया भैया खत्म। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण नियम गैलीलियो ने दिया था, तो भैया नहीं, ये भी गलत है। अगला बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण को केंद्रीय बल कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण को भाई बिल्कुल केंद्र की तरफ ही काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही कहां काम करता है, पृथ्वी के केंद्र पे, सभी चीजों को वो लेके कहां आना चाहता है, केंद्र पे, तो इसलिए उसको कहते हैं केंद्रीय बल। सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान होता है। ठीक है, तो जितने भी वस्तु होते हैं उन पे जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो समान नहीं होता है भाई, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड करता है किसमें, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। मतलब ये m1 तो मान लीजिए मास ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए बात करता हूं मैं, गुरुत्वीय बल की बात करता हूं, तो ये m2 क्या है भाई, ये अगर वैरी करेगा तो f का मान वैरी कर जाएगा। अच्छा, चंद्रमा पर वस्तुओं के भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हो जाता है g/6, तो भार भी क्या हो जाएगा वहां पे, कम। अच्छा, गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान ग्रहों, है ना, तथा उपग्रहों के लिए भिन्न होता है। जो कैपिटल G है ना, ये भिन्न नहीं होता भाई, ये एक तो कहलाता ही है ना कि गुरुत्वीय स्थिरांक, है ना, सार्वत्रिक स्थिरांक है, ये कभी चेंज नहीं होता, तो गलत है भाई। ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिक होता है, तो ध्रुवों पर भाई वस्तु का भार अधिक होगा। कारण क्या है कि जी का जो मान है ध्रुवों पर, है ना, जी का जो मान है ध्रुवों पे वो क्या होता है भाई, वो बढ़ जाता है, जो बढ़ जाएगा तो भार भी बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय का 1/4 होता है, नहीं अभी तो लिखा ये, तो भैया ये गलत है, 1/6 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। क्यों, क्योंकि भार जो होता है उसमें जी आता है, और जी का मान क्या हो जाएगा वहां पे, 0। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 0। भार एक अदिश राशि है, तो भाई भार में दिशा
होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, भार जो है ये एक तरीके की सदिश राशि है भाई, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है बल, ये गुरुत्वीय बल पे निर्भर है, ये गुरुत्वीय बल पे निर्भर है और बल एक सदिश राशि है, तो इसलिए ये आखिरी ऑप्शन गलत है। चलिए खत्म करते हैं इसको, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में। अगला हमारा जो सेगमेंट है वो है शॉर्ट आंसर टाइप्स का, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करेंगे। जैसे कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स के पोर्शंस को, फिल इन द ब्लैंक्स, मार्क्स द कॉलम, वन वर्ड, इन सबको कवर करने के साथ साथ ही आपके साथ चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सांख्यिक प्रश्नों को, मतलब न्यूमेरिकल्स को भी हम इसमें डिस्कस करने वाले। क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब बात करते हैं तो ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हर पैटर्न से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमको पेपर में देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह भी उसी बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है? बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है, बताइए। तो भाई देखिए, पृथ्वी मतलब ME, ये रहा मून मतलब क्या, MO कह लेता हूं, मास ऑफ मून। यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है इसको कह लेते हैं D। तो भाई इन दोनों ने गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाया वो होता है कितना, GME/MO अपॉन D, D का क्या, स्क्वायर। अब एक बात बताइए, जब ये फॉर्मूला आपको पता है, इस वैल्यू की बात पता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, थर्ड लॉ न्यूटन का, उन्होंने क्या कहता भाई, जो बल लगाएगा अर्थ किसके ऊपर, मून के ऊपर, वही बल लगाएगा मून किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो आरोपित बल है वो दोनों द्वारा आरोपित बल बिल्कुल बराबर होता है। दोनों के ऊपर लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। कोई बल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना पृथ्वी लगा रही है चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा भी पृथ्वी के ऊपर उतना ही बल लगाएगा। चलिए, यह हो गया उसका आंसर कि न्यूटन के तृतीय सूत्र के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं, है ना, यही था थर्ड लॉ। अतः पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है और जिस बल से चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहां पर है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा अगला वर्जन है। अगले क्वेश्चन में इसको इसलिए फ्रेम किया क्योंकि लघु उत्तरीय में हम बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो पिछला क्वेश्चन आया था वो ये कह रहा था कि दो वस्तु मतलब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित कर रहे और बराबर बल से आकर्षित कर रही है। तो जब दोनों एक दूसरे को बराबर बल से आकर्षित कर रहे हैं तो भाई ऐसा क्यों नहीं होता है कि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति कर जाए, चल दे उसकी तरफ। तो भाई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की वो बहुत ज्यादा है और दूरी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा, भाई इसके लिए चाहिए, चलने के लिए क्या चाहिए, त्वरण, ये होता है। अब क्या हो गया भाई, ये इतना ज्यादा दूरी है, इसकी वैल्यू को अगर आप बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है जिसके कारण इस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह चलना चाहिए, गति करना चाहिए, वो नहीं कर पाती क्योंकि जी का मान बहुत ही कम हो जाता है। बजाय इसके कि भैया फोर्सेस बराबर लगते हैं, तो क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण उसके बीच गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी में चंद्रमा की ओर त्वरण उत्पन्न होने के लिए पर्याप्त नहीं है। भाई इतना त्वरण नहीं उत्पन्न करती है कि वो चल दे। चलने के लिए त्वरण का उत्पन्न होना जरूरी है। चलिए बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि, अगर दो वस्तु है उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उनका क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दें, वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले को हल करते हैं। पहले तो ये कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो आपको पता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, G m1
m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 मतलब भाई ये पहले का द्रव्यमान कह लीजिए ये हो गया m1, ये दूसरे का द्रव्यमान कह लीजिए ये हो गया m2, और डी स्क्वायर का मतलब भाई इन दोनों के बीच में लगने वाली दूरी d। अब क्या करने को कह रहे हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दे, सिर्फ एक वस्तु का, दोनों करेंगे एक का। तो मान लीजिए जो कह रहे हैं, तो हमने कह दिया कि भाई जो m1 है नाउ बिकम्स 2m1। कितना हो जाएगा भाई 2m1। अब नया f डैश बनाइए, नए बल को मैं कह देता हूं भाई f डैश, जो नया कैलकुलेशन आएगा 2m1 रखे वो f डैश है, तो ये क्या हो जाएगा g, m1 की जगह क्या आ गया भाई 2m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं 2 टाइम्स ऑफ g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो आपको यहां पे दिखेगा कि भाई ये जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये किसके बराबर है, ये यही f के बराबर है। तो क्या कर दें, f डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f, f डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f। तो मतलब क्या हो गया भाई, एक वस्तु का सिर्फ द्रव्यमान दो गुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल दो गुना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल दो गुना हो जाएगा। अगले में बात कर लेते हैं भाई सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकेंड में क्या कह रहे हैं, बीच की दूरी दोगुनी अथवा तीन गुनी कर दी जाए। तो पहले दोगुनी के लिए करते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि जो d है d बिकम्स 2d, जो दूरी है वो क्या कर दें, उस दूरी को बढ़ा करके डबल कर दें, जो ये d डिस्टेंस है इसको बढ़ा के डबल कर दें। तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं, अब जो नया बल आएगा उसको मैं नेम कर देता हूं f डैश से। सेम काम करेंगे जैसा यहां पे किया, क्या कर दूं मैं, तो g m1 m2 अपॉन 2d का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो g m1 m2 अपॉन 4d का स्क्वायर। अगर अगले लाइन में मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, f, ये f g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या मिल गया यहां से वैल्यू, तो मुझे यहां से मिल गया कि भैया ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। कितना हो जाएगा ये, इसकी जगह पे f रख देंगे तो ये फाइनली मिल गया मुझे f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ f, f डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ f। मतलब दो गुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से तीन गुनी कर दी जाए तो भाई वर्ग में चेंज हो रहा है ना, ये कितना हो जाएगा 1/9। तीन गुनी कर दे तो 1/9 और चार गुनी कर दे तो 1/16। तो ये भाई ये जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, यहां से आप देखते हैं f जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। चलिए ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका मैं सिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं भाई सिंपली, है ना। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है जिससे कि पूरा कैलकुलेटिव आंसर आ जाए, क्योंकि हमें अभी सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव में मार्क नहीं करना, हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव में इसको आंसर करना है। तो सिर्फ वन वर्ड में ऐसे आंसर नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन है, दोनों वस्तुएं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। मतलब यहां पे कहना चाह रहे हैं m बिकम्स 2m1 और m2 इज ऑल्सो 2m2। नाउ f डैश इज इक्वल्स टू g 2m1 2m2 अपॉन डी स्क्वायर, है ना। दूरी में कोई बदलाव करने की बात नहीं करती। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या हो गया भाई 4 टाइम्स ऑफ g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये निकल गया हमारे f डैश का मान। अब क्या करें, तो f डैश बराबर इस चार को तो ही रखिए, ये पूरा देखिए f हो गया, तो f डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ f। मतलब ये आखिरी का क्या हो जाएगा आंसर भाई, 4 गुनी हो गई। जब दोनों में चेंज किया तो ये पूरा कैसा बदल गया, 4 गुनी। अब भाई चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर इसके पूरे सॉल्यूशंस, और अब करते हैं अगले क्वेश्चन में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को, कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था उसका क्या महत्व है। तो भाई चलिए देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को। मतलब अल्टीमेटली कि हमको यहां पे गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था इसकी करनी है चर्चा। क्या होती है भाई सार्वत्रिक नियम, तो सार्वत्रिक नियम जो होती है वो ये कहती है कि अगर दो पिंड हो, एक m1 और दूसरा m2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो r, तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या होता है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है,
दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पे मुझे मिल जाता है क्या भाई, F प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया मेरा m/d²। जब आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, जब ये समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को कहते हैं हम क्या, g। ये हो गया कैपिटल M/d²। ये g जो है ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है ये g? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 के ऊपर। मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन का मतलब सिंपली क्या होता है भाई कि फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ दिया और वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है। वो ऑब्जेक्ट अपने गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है, तो उस समय जो उसमें त्वरण होगा वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सिर्फ और सिर्फ होगा। तो उसी को कहते हैं मुक्त पतन का त्वरण। क्या कहेंगे भाई? तो गुरुत्वीय बल के अधीन गति करते हुए पिंड को मुक्त पतन कहते हैं, और मुक्त पतन के कारण वस्तु में त्वरण जो होता है उसको मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। कितना होता है? तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए भाई, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, छठवें प्रश्न में। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है ना? जैसे अपन ये शिप की बात करते हैं, शिप कब तैरती है भाई? तो हमें पता है ये जब उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगता है इसीलिए तैरती है। तो उत्प्लावन बल कैसे भाई? तो हमने कहा एक शिप है और इसको जैसे ही हमने पानी में रखा तो ये शिप द्वारा अपने आसपास में पानी को विक्षेपित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जितना पानी इसके आसपास से हट जाएगा उस हटाए गए पानी के भार के बराबर, क्या हटाए गए पानी के भार के बराबर, मतलब क्या भाई? विस्थापित द्रव के भार के बराबर, विस्थापित द्रव के भार के बराबर क्या होता है भाई? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। और ये किधर कार्य करती है? तो हमेशा ही ये ऊपर की दिशा में काम करेगी, वर्टिकली अपवर्ड काम करेगी भाई। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या भाई? किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपरी दिशा में कार्य करता है। हमेशा भाई वर्टिकली अपवर्ड ही काम करेगी, ऊपरी दिशा में ही कार्य करेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता? भाई जैसे अपन बॉल की बात कर रहे हैं, चूंकि ये तो खोखला होता है, खैर छोड़िए इसको, यह पूरी तरीके से ठोस बना होता, इसको अगर हम पानी के अंदर डालते तो क्या होता? थोड़ी देर में अपने आप ऊपर, है ना, वो डूबता नहीं है। नहीं डूबने का कारण क्या होता है? तो भाई सिंपल सी बात, इसने इतना जल विस्थापित किया जो कि इसके भार से ज्यादा था। मतलब अगर विस्थापित जल का भार, विस्थापित जल का भार, विस्थापित जल समझ रहे होंगे। विस्थापित जल का मतलब क्या भाई? जब हमने लिक्विड किसी चीज को डुबाया तो क्या होता है? वो दूर चले जाते हैं ना, मतलब दूर क्या, वो हट जाता है वहां का पानी, है ना। पानी की बात करते हैं, पानी में जैसे किसी चीज को डुबाया तो पानी क्या हो जाएगा भाई? वहां का हट जाएगा, क्योंकि वो स्थान कौन घेर लेगा? वो ठोस वस्तु। तो जो विस्थापित हुआ जल, वही विस्थापित जल का भार जो है वो ज्यादा हो जाए किससे? वस्तु के भार से। वस्तु के भार से अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु हल्की है तो ऊपर उठ जाएगी भाई, सीधी बात। इस पे काम कर रहा बल मान लेता हूं मैं उत्प्लावन बल Fu कह लेता हूं, और ये जो होगा Fg, जो गुरुत्वीय बल जो इसके ऊपर काम कर रहा है, भार जो नीचे की तरफ, इसमें अगर आपको देखने को मिल रहा है कि नीचे से ज्यादा बल लग रहा है और ये ऊपर से कम बल लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वस्तु क्या होगी? ऊपर की तरफ टंग जाएगी। इसीलिए वस्तु क्या होने लगती है? तैरने लगती है। तो देख लीजिए भैया आंसर, पानी गुटके पर ऊपर की दिशा में बल प्रयोग करता है ना, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं भाई, जो गुटके के भार से अधिक, अर्थात उत्प्लावन बल होने के कारण गुटके को पानी के अंदर छोड़ने के बाद भी यह सतह पर आ जाता है। भाई उसके अंदर छोड़ा फिर भी ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये इसने ज्यादा जल विस्थापित किया है और इसका खुद का भार कम है। और इसका उल्टा, अगर ये पूरी चीज सेम, विस्थापित जल का भार छोटा हो जाए वस्तु के भार से, वस्तु के भार से कैसी हो जाए? छोटी हो जाए, तो ये डूब जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। वस्तु भारी निकली, वस्तु भारी निकली, पानी कम हटाया, जैसे लोहे की कील पानी में डाली है, वो डूब जाएगा, क्योंकि उसने जो पानी को विस्थापित किया था वो कम मात्रा में था, तो वो डूब गया।
जबकि यहां पे हमने बात करी तो क्या हुआ भाई, जैसे मान लीजिए एक प्लेट लिया है ना, लकड़ी गुटका छोड़िए, अभी के लिए हम एक बात करते हैं, एक प्लेट लिया, प्लेट को जैसे पानी की सतह पर रखते हुए तैरता है, कारण क्या है, उसका बेस बहुत चौड़ा है, उसने ज्यादा पानी विस्थापित किया और उसका खुद का भार कम था। चलिए होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ चुका है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 में। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है, बिल्कुल सत्य। एक 10 केजी का वस्तु चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा, है ना। आपको इसमें कैलकुलेट ये करना है कि ये 10 केजी जो दिया है ये हो गया भाई द्रव्यमान, ये क्या हो गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना, 10 केजी। हमको कैलकुलेट करनी है भार, भार की इकाई क्या होती है भाई, न्यूटन। तो हम यहां पे निकालते हैं भार, भार मतलब क्या होता है भाई, mg, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण। अब क्या करें भैया, तो यहां पर देखिए mg के लिए काम कर लेते हैं, m की वैल्यू कितनी हो गई 10, और जब पृथ्वी पर बात करेंगे तो पृथ्वी पर जो g का मान होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 9.8, है ना। तो ये पृथ्वी पर भार, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 98 न्यूटन, 98 न्यूटन। अब अपन यही बात करते हैं चंद्रमा पर, है ना, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर क्या होगा भाई, जब अपन बढ़ते हैं चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा पर भार, तो यहां पर हमें पता है कि m तो 10 ही रहना। देखिए आप पृथ्वी पे रहिए या चंद्रमा पे चले जाइए, मास में कोई अंतर नहीं आएगा। किस में अंतर आ जाएगा, तो अब g बिकम्स g/6, g कितना हो जाएगा, g/6। तो ये हो गया गुणे 9.8/6, ठीक है। अब क्या करें भाई, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, जो डेसिमल में आएगा उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 से कीजिए इसको, तो कितने बार में, 1 टाइम्स में चला गया 6, है ना, 3 38, ठीक है, तो डेसिमल भी आ गया। इसके बाद कितना हो जाएगा भाई 38, तो 6 6 के 36, 2 बचेगा 20, यानी 3 18, तो मतलब कितना हो गया भाई 1.63 इंटू 10, मतलब कितना 16.3, है ना, कितना 16.3। चाहे तो ये 98 को भी सीधे सीधे डिवाइड कर सकते थे 6 से, क्योंकि बात वही आ रही है ना, वही कैलकुलेशंस कर रहे हैं। चलिए तो ये हो गया क्लियर भाई। देखते हैं अपन आगे 9 नंबर क्वेश्चन, 9वें प्रश्न को हम बात करते हैं। 9वें प्रश्न में बात हो रही है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया, है ना। कितने से फेंका गया भाई, 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। मतलब u का जो मान है वो दे दिया गया कितना, 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा g इक्वल्स टू, g का जो मान है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। मतलब इसमें क्या क्या चीजें पूछ ली गई भाई, एक तो आपसे पूछ लिया गया कि इसमें विस्थापन कितना हुआ, ऊपर की तरफ फेंकना तो h निकालना है, पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। कुल दूरी मतलब क्या, ऊपर गई पत्थर और फिर नीचे आएगी, मतलब टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी अपने को इसमें कैलकुलेट कर। अब कैसे निकलेगा भाई, अपने को u दे दिया, g दे दिया और हमको कैलकुलेट करना है h को, ठीक है। तो किस फॉर्मूले से चले, तो भाई एक बात समझिए, जब आपने इसे फेंका है और यह अधिकतम ऊंचाई पर चली जाएगी तो हमें पता है अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर जो v का मान होता है वो कितना हो जाएगा, 0। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे तो v का मान कैसा हो जाएगा, 0। तो v का मान हो गया भैया 0। प्रारंभ में कितना है, 40 मीटर। अच्छा ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो मुझे u मिल गया, v मिल गया और g मिल गया, है ना। t गिवन नहीं है, तो भैया कौन सा इक्वेशन लगाएं, तो आप कहेंगे भैया इसके लिए लगानी पड़ेगी मुझे इक्वेशन थर्ड। तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन थर्ड इक्वेशन। किससे भाई, थर्ड इक्वेशन, तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब चूंकि हाइट के केस में बात करनी है तो यह हो जाएगा 2gs। एक और बात, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंकेंगे तो ये जो g है ऊपर जा रही है तो ये होने लगेगा मंदन,
जब वस्तु ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो देखिए आपने इस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो ये नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, तो मतलब ऊपर जाते समय जी कैसा होगा, नेगेटिव, और नीचे आते समय जी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो भाई इसको ध्यान में रखेंगे, ऊपर जाते समय जी जो है वो नेगेटिव, नीचे आते समय पॉजिटिव, तो माइनस लगा दिया। v का मान कितना भाई, तो v का मान है हमारा यहां पे 0, u का मान तो 40 का स्क्वायर बराबर -2, g का मान 10 दे ही दिया है तो 10 सीधे सीधे रख लेते हैं, s निकालना है तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो पहले तो देखिए माइनस है, माइनस कैंसिल आउट हो गया। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मैं 40 गुणे 40 ही लिख लेता हूं क्योंकि कटाना ही तो है, अपॉन में 2 × 10, ये बराबर हो गया s। मतलब s की भी जगह पे एक काम कर लेते हैं, हमने जो हाइट लिखा था उस हाइट को लिख लेते हैं h है ना, तो ये हो गया भैया हमारा h हाइट, ऊंचाई। अब क्या करेंगे, तो आप इसमें से जो जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दीजिए, इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 बार में 40 दूनी 80, h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 80 मीटर, h बराबर 80 मीटर। अच्छा भाई ये h का मान तो आया, अब इससे क्या कैलकुलेट करनी है, तो इससे कैलकुलेट करनी है कि भाई कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी की अगर अपन बात करते हैं तो कुल दूरी देखिए, ये वस्तु ऊपर गई कितना 80, नीचे आएगी फिर कितना 80, तो कितना हो जाएगा कुल दूरी, मतलब 80 + 80 दैट इज 160 मीटर, 160 मीटर कुल। अब आ रही है इसमें कि अपने को एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, क्या प्लॉट करना है भाई, ग्राफ। तो ग्राफ कौन सी होगी भाई, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी, ठीक है, यहां पे क्या होगा वेग, यहां पे क्या होगा वेग, और यहां पे कौन होगा भाई समय। तो हमने ये पाया कि प्रारंभ में इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, ये प्रारंभ में इसकी वैल्यू कितनी थी, ये 40, मतलब टाइम की वैल्यू जब 0 था तो इसकी वैल्यू कितनी थी 40, मतलब ये ऊपर जो 40 लिखा हुआ है किसकी वैल्यू हो गई, ये u हो गया। अब ये क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, मतलब ये मंदन हो रहा है, ये g मंदन हो रहा है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी यहां पे जो देखने को मिल रहा है, यहां पे v = कितना है 0, इस जगह पे v का कोई मान नहीं है, तो ये हो गया भैया इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए चाहे तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर 40 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है, तो भाई इसमें एक ग्राफ लेकर के, है ना, नेट विस्थापन और पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी, ये अपने अभी डिस्कस कर ही लिया। अब बढ़ते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारा हो चुका है यहां पे पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खत्म, हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, हमने पूरे पैटर्न्स देख लिए, हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे, हमने वन वर्ड देखे, लगभग हमने सारे तरीके के क्वेश्चंस को कवर कर लिया। तो आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस हमने तय किया है, जो हमने इसको इंपॉर्टेंट कवर किया है, ये क्वेश्चंस एज इट इज और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बाकी के चैप्टर्स, बाकी के सब्जेक्ट्स और ऐसे ही और वीडियोस के लिए क्या करना है भाई, तो आपको अपने सर्च बॉक्स में डालना है magnetbrains.com। आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पे आपको लाइव सेशंस भी दिखते रहेंगे और आगे जो भी चीजों के अपडेट्स होंगे आपको इस पेज पे दिखता रहेगा। आपको यहां पे मिल जाता है आपके कोर्सेस, जो हम कोर्सेज ऑफर करते हैं आपको, ये कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाता है, जिसमें आपको टैप करना होता है जिस भी सेगमेंट से हो। जैसे अगर आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से है तो आप इसको टैप करेंगे, आपके सब्जेक्ट्स पूरे दिखने शुरू हो जाएंगे क्लास वाइज। अगर आप क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12 जो भी स्टूडेंट हो आप उसके अकॉर्डिंगली क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि हम 9th क्लास के लिए है तो 9th क्लास को टैप किया, सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। सब्जेक्ट्स में क्या करेंगे भाई, तो वॉच नाउ पे क्लिक, वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का पूरा पेज मिलेगा, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस, सभी चैप्टर्स के पूरे कंसेप्ट वीडियोस, उससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के वीडियो, सब कुछ यहां पर मिलता है, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो यहां पे आपको सिस्टमैटिकली दिख जाता है पूरे चैप्टर। आपको जो चैप्टर की तैयारी करनी हो सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपने यहां पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करते हैं आपको वहां से एक वीडियो प्ले हो जाता है, जहां पे देखने के बाद आपको बहुत जगह ढूंढने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जस्ट यहीं पे नेक्स्ट वीडियो करते हैं, अगला चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो
अभी के लिए इस चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक और इसे कर देना है दोस्तों में शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आया है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी कंटेंट्स, वो भी एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में सिस्टमैटिक ऑर्डर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले सेगमेंट में अगले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।